किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों हमने इससे पिछले भाग में आप लोगों के बीच में कुछ रासायनिक के दुष्प्रभाव क्या हमें पड़ते हैं। वैसे तो मोस्टली फार्मर जानते भी हैं कि उनको क्या क्या परेशानी आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किन किन समस्याओं का सामना उन साथियों को करना पड़ता है। वो अच्छी अच्छी प्रकार से भली भांति इस बात से परिचित है वो। तो साथियों मैंने पिछले वीडियो में जो अनुभव हमारा रहा जैविक खेती का उसके बारे में हमने बातचीत की। आज जो हमारा सेकंड पार्ट जो बनने जा रहा है, इसमें जैविक खेती के बारे में हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे जो जैविक खेती के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए या किसी अन्य क्षेत्र में आप फार्मिंग करते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी आपके लिए ये टिप्स होंगे या हमारा सुझाव होगा या हमारे द्वारा बताई गई कुछ बातें होंगी। साथियों जब भी आप जैविक खेती में कदम रखते हैं तो मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया है कि मिट्टी और पानी की जांच आपको अवश्य करवा लेनी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना और इस बात की विशेष रूप से आप गांठ बांध लीजिए। विदाउट मिट्टी जांच और विदाउट पानी जांच ऑर्गेनिक फार्मिंग में असफलता को हाथ लगना, असफलता आपको मिलना, पूर्ण रूप से कामयाबी ना मिलना, उसका सबसे मुख्य कारण यही है। क्योंकि जब तक आपको आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन और ज़मीन के पीएच मान के बारे में और ज़मीन के अंदर किन किन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उसके बारे में भली भांति जानकारी नहीं होगी, तब तक जैविक खेती में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैविक खेती एक ज्ञान की खेती है, एक जानकारी की खेती है। कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां हमें होना ज़रूरी है कि हमें किस समय पर और क्या चीज़ और क्या उत्पाद बना के डालने की आवश्यकता होती है। काफ़ी फार्मर मैंने देखा है कि आज पत्थर के जूस भी बना लिया, बकरी के मैन्योर भी बना लिया, दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बना लिया, प्यूसामृत भी बना लिया, घन जीवामृत भी बना लिया, जीवामृत भी बना लिया और अन्य तरह तरह के उत्पाद जो भी हमारे बीच में आते हैं, एलोवेरा सहजनामृत भी बना लिया या अन्य जो भी घोल हमारे बीच में हमने आप लोगों के बीच में शेयर किए सभी बना लिए और सभी को डालने का काम किया, लेकिन सफलताएं जीरो। उसका मुख्य रीजन यही है, जब तक आप अपनी ज़मीनों का या जिस लैंड में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उस ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी जैविक खेती में या ऑर्गेनिक फार्मिंग में सफलता नहीं मिलेगी। ये मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया है। ज़मीन का पीएच मान और ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है OWDC ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, जिसका निजात या जिसके मदर कल्चर से बनाया गया है माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी के मदर कल्चर से जिसका निजात हुआ है। अभी तक किसी भी साथी ने जो जैविक करने की सोच रहा है ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर उन साथियों के बीच में नहीं पहुंचा है, तो वो अवश्य प्राप्त करने का कोशिश करें या अपने आसपास किसी साथी से बोतल लें, या आपको नहीं मिल रहा हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस सेंड करके आप साथियों मंगवा सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कार्बन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ज़मीन का पीएच मान ज़रूरी क्यों है, ये काफ़ी फार्मर अच्छी तरह जानते हैं, उनको कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा आपको हिट दिया था कि जब आपका ऑर्गेनिक कार्बन 0.97 से नीचे होगा तो कोई भी ऑर्गेनिक उत्पाद अगर आप बना के डालेंगे तो पौधा उसको ग्रहण नहीं करेगा। और ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपका कम होगा तो फर्टिलाइजर की मात्रा, फर्टिलाइजर की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा पड़ेगी। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है, मानना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के तरीके मैंने पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। एक तो फसल के अवशेषों को अपने खेत में दबाने का काम किसान साथियों जितना जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश करें, उनको खेत से बाहर ना डालें, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। फसल चक्कर को अपनाएं। फसल चक्कर का मेरा मतलब क्या है
कि लगातार एक ही फसल अगर एक ही ज़मीन में आप लगातार डालते जाएंगे या बोते जाएंगे तो आपकी ज़मीन की जो कंडीशन है वो ख़राब होती जाएगी। आज आपने जैसे गेहूं की फसल लगाई है तो अगले सीजन में इसी मौसम में आप उसके अंदर चना लगाइए, सरसों लगाइए, जौ लगाइए या अन्य कोई भी फसल आप उसमें लगाने का काम कीजिए ताकि आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन हो सके। गोबर की खाद, काफ़ी फार्मर कहते हैं सर हम गोबर की खाद नहीं डाल सकते हैं। कोई बात नहीं है, नहीं डाल सकते हैं तो फसल के अवशेष होंगे आपके पास, वो उनको आप डालिए। गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो साल में एक बार हरी खाद आप उसमें लगाइए। 45 दिन का समय लगता है हरी खाद को अपने खेत में लगाने के बाद उसमें मिट्टी में मिलाने के लिए, और सबसे आसान तरीका है हमारे पास। अगर हरी खाद आप लगाते हैं तो उसमें ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन, ज़मीन का पीएच मान ही सामान्य नहीं होगा, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो काफ़ी जो हमारे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट हैं वो भी हमें उससे प्राप्त होंगे। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं ढेंचा जैसे हम लगाते हैं, ढेंचे की जड़ों में राइजोबियम होता है, और राइजोबियम में क्या होता है वो आपको पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस ज़मीन में राइजोबियम है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से साथियों ध्यान रखें, और जिस भी साथी ने मिट्टी पानी की जांच करवा ली है उनको किसी तरह की अगर कोई दुविधा आ रही है तो वो मिट्टी जांच और पानी जांच की रिपोर्ट मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। पिछले वीडियो के बाद काफ़ी फार्मर ने, मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का, काफ़ी फार्मर ने मिट्टी और पानी की जांच मेरे पास भेजी है व्हाट्सएप पे, और हमने उसको उचित जो भी हमारी तरफ से सलाह हुई वो देने का काम किया है। उन जो मिट्टी जांच की रिपोर्ट जो अगर हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं तो 100 रिपोर्ट में से 7 फार्मर की यानी 7% जो ज़मीनें हैं वो ठीक हैं। आंकलन लगाइए आप, अगर 100 फार्मर ने हमारे पास मिट्टी जांच की रिपोर्ट भेजी है तो उसमें से 7 फार्मर की यानी 7% जो मिट्टी है वो ठीक है, और 93% ज़मीन जो है वो खराब हो चुकी है। ये हालात हैं हमारे रासायनिक की। अब इससे आप भली भांति समझ पाएंगे कि आने वाले समय में ये समस्या कितना विकट रूप धारण करेगी। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज ना करते या कुछ भी करते 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 कुछ उत्पादन आपको हाथ में लग रहा है, कुछ अनाज आप प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन साथियों ज़्यादा समय पूरा नहीं कर पाएंगे। अब आपने मिट्टी जांच भी करवा लिया, पानी जांच रिपोर्ट भी आपने करवा लिया, उसमें आपकी मिट्टी बिल्कुल ठीक है तो वेस्ट डिकम्पोजर डालते जाइए। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1% है, ओनली वेस्ट डिकम्पोजर डालते जाइए, किसी भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं है। यह हमने प्रैक्टिकली किया है। जिस साथी की, हमारे पास ऐसे साथी जिनकी ऑर्गेनिक कार्बन 2.12, ऑर्गेनिक कार्बन 2.12 केवल वेस्ट डिकम्पोजर से फार्मिंग कर रहे हैं, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं बनाते, कोई भी किसी तरह की कोई अन्य कोई कीटनाशक नहीं बनाते। कीटनाशक की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हमारी फसल कमजोर होगी तो रोग से ग्रसित होगी, ग्रसित होगी तो हमें कीट उसके ऊपर आकर्षित होंगे। जब हमारी फसल हल्दी होगी, हमारी मिट्टी हल्दी होगी तो हमारी फसल हल्दी होगी, फसल हल्दी होगी तो कोई रोग नहीं आएगा, वहां पर मित्र कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, वो अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। एक महानुभाव वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि हम अच्छी तरह जानते हैं रासायनिक क्या है, जैविक क्या है, तो हम तो हमारा अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोगों के सामने। आपको पता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है अन्य फार्मर को पता है, नहीं। तो इस तरह के कमेंट करने से पहले साथियों थोड़ा सा ध्यान कर लें कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं। अगर आपको पता है, अगर आप जानते हैं, अगर आपने जैविक फार्मिंग की है, अगर आपने रासायनिक को छोड़ के जैविक में कामयाबी हासिल की है, तो ग्राउंड खाली पड़ा, आइए ना सामने और बनाइए वीडियो और किसानों को समझाइए और उनको इसकी तरफ आकर्षित कीजिए, जैविक खेती की फार्मिंग की तरफ। हम नहीं आएंगे बीच में, हमें क्या आवश्यकता है। तो एक फार्मर को जानकारी होने से जरूरी नहीं कि उसने परिपूर्ण उसमें हासिल कर लिया, लेकिन उसका दायित्व यह भी होना चाहिए कि वो अन्य फार्मर को भी इसके बारे में पढ़ाए, समझाए या इसके बारे में जानकारी दे।
तब मानेंगे कि उसने एक अच्छी सफलता हासिल की है। तो साथियों, आज का हमारा जो मुख्य पार्ट था, मुख्य टॉपिक था, वो दो ही पहलुओं पर था। मिट्टी जांच और पानी जांच रिपोर्ट आप अवश्य करवाएं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करवाइए, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। अगर मिट्टी जांच आपके पास है तो फसल लगाने से पहले 50% समाधान किया जा सकता है। यानी 50% जो हमारा न्यूट्रिएंट है, 50% जो खाद है, वो फसल लगाने से पहले 50% कार्य हम कर लिए होते हैं, अगर हमारे पास मिट्टी जांच रिपोर्ट है तो। जरूरी नहीं देसी गाय हो, जरूरी नहीं गोबर की खाद हमारे पास हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी हमें होना चाहिए। फसल के अवशेष होंगे, गोबर की खाद नहीं होगी। काफ़ी फार्मर जो हैं फसल के अवशेषों को खेत से बाहर डालने का काम करते हैं। धान की पराली की बात करें, गेहूं के पुआल की बात करें, बाजरे के पुआल की बात करें, मूंग के पुआल की बात करें, ग्वार के पुआल की बात करें, कभी लोग उस मटेरियल को या तो बेच देते हैं भूसे को, या फिर उनको खेत से बाहर डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए किसान साथियों। अपने खेत में मिलाने का काम आप करें और उस पर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर और WDC का उपयोग करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं, कितने से कितनी ज़्यादा खराब जमीन क्यों ना हो, आप 1 साल हमें दीजिए, 1 साल में आपकी ज़मीन सुधर जाएगी। लेकिन करना आपको वो है जो हम आपको बताएं। कीट से संबंधित समस्या कुछ फार्मर के बीच में रही, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी होगी, आपकी मिट्टी अच्छी होगी, तो आपकी फसल हल्दी होगी। अगर आपकी फसल हल्दी होगी तो कोई भी रोग आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है आपको। अब हम आने वाले वीडियो के पार्ट में जिन साथियों की मिट्टी अच्छी है उनको क्या न्यूट्रिएंट बनाना चाहिए, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट का सहारा उन्हें लेना चाहिए, उस विषय पर साथियों हम बातचीत करेंगे। और उससे अगले पार्ट में हम वो बात करेंगे जो जिन साथियों की मिट्टी जो है वो बिल्कुल ख़राब है, वो साथी किस तरह से मिट्टी में सुधार करें, क्या क्या चीज़ें वो बना के डालने का काम करें, ताकि उनको किसी तरह की समस्या साथियों ना आए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।